वन, आई होप गाइस यू आर वेल। एज आई टोल्ड यू कि हम CGL मेंस के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका मैंने फर्स्ट टेस्ट ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल टेस्ट से अटेम्प्ट किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें हर टाइप के क्वेश्चन से एक्सपोजर मिले। तो पहले टेस्ट में ऑलिव बोर्ड का हो चुका है, अभी सेकंड टेस्ट में मैंने इंग्लिश माध्यम का टेस्ट लिया है। ओके, नेक्स्ट में हम टेक्स्ट बुक का ले लेंगे और फिर अगर उससे नेक्स्ट में ट्राई करेंगे कि RBE का मिल जाए। तो ये इंग्लिश माध्यम का 15 नंबर का टेस्ट है। तो जिनके पास इंग्लिश माध्यम का सब्सक्रिप्शन है वो तो इसको ऐप पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ पर उन्होंने PDF प्रोवाइड की हुई है। तो आप PDF से उसको सोल्व करें और एक नोटबुक में साथ साथ अपने आंसर लिख सकते हैं। और उसके बाद पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। PDF के नीचे ही आंसर्स भी गिवन हैं और आपको टाइमर लगा के करना है उसको, ठीक है। तो पिछली वीडियो तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको हर सेक्शन को अप्रोच करना है, पैसेज को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। जब आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाते हो तभी आपको किसी क्वेश्चन पे मार्क करना है, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर 1% भी डाउट है तो भी वो क्वेश्चन ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% श्योरिटी मस्ट है और हमें हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखना है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है और वही अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है हमें अल्टीमेटली एग्जाम में विद इन टाइम, ठीक है। तो पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था क्योंकि उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी, लेकिन ऑब्वियसली ये टेस्ट तो टाइम बाउंड रहेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि टाइमली पेपर कंप्लीट हो सके। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये SSC एग्ज़ाम्स में जाके मिलेगा आई थिंक। हाँ, इसका मैंने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, टेस्ट नंबर फर्स्ट। अब ये 15 नंबर टेस्ट है हमारे पास एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पे। रिज्यूम, ये क्या रिज्यूम मतलब ये मैंने एक फ्रेंड की आईडी ली थी, हो सकता है उसने इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया हो। लेट मी चेक। नहीं, ठीक है। ओके, हमारे पास 45 मिनट्स हैं, ठीक है। ओके, सिनोनिम बताना है सबसे पहले पर्स्पिकेशियस का। ओके, पर्स्पिकेशियस मुझे अच्छे से एक बार में याद नहीं आ रहा है ऐसे देखते ही। कॉन्स्पिकुअस, पर्स्पिकेशियस, चलो बाद में सोचूंगी मैं इसके बारे में, एक बार के लिए इसको स्किप करती हूँ। नरेशन चेंज करना है हमें। रीटा सेड टू हर ब्रदर डोंट मेक नॉइस, आई एम ट्राइंग टू हार्ड। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा और वहाँ पे डायरेक्टली वर्ब से शुरू किया हुआ है, ठीक है। डोंट मेक नॉइस तो हम उसको नॉट टू से स्टार्ट करेंगे। सेड टू का टोल्ड में चेंज होगा। ये मैंने आपको बताया था कि सेड के बाद टू है तभी उसको टोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रीटा सेड टू हर ब्रदर, तो रीटा टोल्ड हर ब्रदर नॉट टू मेक नॉइस एंड दैट शी वॉज ट्राइंग टू स्टडी। नो, एंड दैट नहीं, एंड दैट दो कंजक्शन कैसे लगा दिए इसमें। नॉट मेक नॉइस एंड सैड शी ट्राइज टू स्टडी, ये भी गलत है। सी देखो, सेड टू का सेड है, डोंट मेक नॉइज नहीं, फिर तो यही ठीक है। ओके, बट मुझे एक बार फ्लो नहीं आ रहा था इसको पढ़ने में। रीटा टोल्ड हर ब्रदर नॉट टू मेक नॉइस एंड दैट शी वॉज ट्राइंग टू स्टडी। आई एम ट्राइंग टू स्टडी का शी वॉज ट्राइंग टू स्टडी। ओके, टोल्ड हर ब्रदर नॉट टू मेक नॉइस, यही करेक्ट होगा। एंड दैट शी वॉज ट्राइंग टू स्टडी, ओके ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि मैं वन लाइनर क्वेश्चंस को पहले एक बार में करूँगी, बाद में सारा कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है। होमोनिम, देखो एक तो ये ना ऐसे वो कैब पूछेंगे कि सच में वो कैब में मार्क्स कटेंगे इधर हमारे, मेरे तो कटेंगे। द नाइट रेज्ड हिज पोल्ड्रॉन बिफोर माउंटिंग। नाइट रेज्ड हिज पोल्ड्रॉन बिफोर माउंटिंग, अपने कोई पोल्ड्रॉन किसी चीज़ का नाम है, उसको रेज किया माउंट करने से पहले। यहाँ पे पोल्ड्रॉन एक नाउन है, ठीक है। द ब्लैकस्मिथ पॉलिश द स्टील पोल्ड्रॉन अंटिल इट ग्लीम्ड। देखो, नाइट किसी किंगली चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो मे बी किसी किंग या किसी प्रिंसली चीज़ के लिए वहाँ पे यूज़ किया हुआ हो, तो ये कोई ऑर्नामेंटल चीज़ लग रही है मुझे पोल्ड्रॉन, ठीक है। द आर्ट हिस्टोरियन एडमायर्ड द एनग्रेव्ड पोल्ड्रॉन ऑफ द एफिजी, ठीक है। द बायोलॉजी स्टूडेंट डाइसेक्टेड द पोल्ड्रॉन ऑफ द सी स्लैग एंड द म्यूजियम डिस्प्लेड ए 15th सेंचुरी इटालियन पोल्ड्रॉन। देखो, जो ऑप्शन नंबर A, B एंड D है उसमें तीनों में पोल्ड्रॉन का वही मीनिंग है, जहाँ पे हम किसी स्टैचू को रेफर कर रहे हैं। पोल्ड्रॉन मतलब कोई आइटम है किसी एलिमेंट का, तो लेकिन जो C है इसमें डिफरेंट मीनिंग जा रहा है। बायोलॉजी स्टूडेंट ने डाइसेक्ट किया
पोल्ड्रोन ऑफ द सी स्लग। अब सी स्लग का हो सकता है किसी बॉडी पार्ट को पोल्ड्रोन बोल रहे हो यहाँ पे, हमें मीनिंग नहीं पता, लेकिन कोई नहीं, हमारा आंसर तो निकल गया। आई एम श्योर यही आंसर है। होमोनिम वो होते हैं जिसमें आपको सेम स्पेलिंग दिख रही है बट उसका मीनिंग डिफरेंट है। ओके, हमें एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट वॉज नॉट मेयरली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शंस अक्रॉस सेक्टर्स दैट डिसरप्टिव कोहेसिव गवर्नेंस बट द इनर्शिया embedded in overlapping regulatory mandates, which though designed to safeguard institutional autonomy ends up paralyzing interdepartmental responsiveness altogether। मेरा जो फ्लो ब्रेक हुआ ना रीड करते हुए, वो ब्रेक हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड में। देखो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। इट वॉज नॉट मेयरली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन अक्रॉस सेक्टर्स दैट डिसरप्टेड कोहेसिव गवर्नेंस बट द इनर्शिया एम्बेडेड इन ओवरलैपिंग रेगुलेटरी मैंडेट्स। यहाँ पे नाउन आना चाहिए, मैंडेट्स इज नॉट अ नाउन, रेगुलेटरी इज एन एडजेक्टिव, रेगुलेटरी के बाद कोई नाउन आएगा, तो मैंडेट्स इज नॉट अ नाउन। एक बार आगे रीड करती हूँ। विच दो डिजाइन टू सेफगार्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड सब पैरालाइजिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस ऑल टुगेदर। ठीक है, तो यही है, रेगुलेटरी के बाद नाउन आएगा, इट इज़ नॉट अ नाउन, मैंडेट्स। करेक्ट स्पेलिंग देखनी है हमें ऑफ अर्ली फिल्म बेस्ड कंपाउंड। ये क्या है, अर्ली फिल्म बेस्ड कंपाउंड? नाइट्रोसेलुलोज। चलो, सेलुलोज की स्पेलिंग तो CELLULOS होती है, नाइट्रासेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक जगह नाइट्रा क्यों लिखा हुआ है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, नाइट्रोसेलुलोज। यस, ठीक है। वॉइस चेंज करना है, वॉइस में हम टेंस चेंज नहीं करते। द डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग चेक्ड बाय द ऑफिसर व्हेन द विजिटर्स अराइव्ड। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। द ऑफिसर वॉज चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स व्हेन द विजिटर्स अराइव्ड। ओके। द साइंटिस्ट सेड, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ सेड आया ना, तो इस सेड को हम टोल्ड में नहीं करेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में किया हुआ है, तो ये गलत है। द साइंटिस्ट सेड वी आर डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन दैट कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। तो द साइंटिस्ट सेड दैट दे आर नहीं, प्रेजेंट का हम पास्ट में लेके जाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। द साइंटिस्ट सेड दैट दे वर डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन दैट कुड, कैन का कुड, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस का दैट वायरस। ऑप्शन नंबर डी भी देखो, दे हैव डेवलप्ड नहीं, दे वर डेवलपिंग। ओके, सो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक और टेस्ट, ये तो कोनोइजर होता है। क्रिटिक, वर्चुअसो, एस्थीट, नो, कोनोइजर। A person who deliberately destroys or damages property, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री डैमेज एडवांटेज के लिए। आर्सनिस्ट तो जो कहीं पे आग लगाता है। एजिटेटर जो लोगों को भड़काता है। सैबोटेयर करना कुछ और है। वेंडल, वेंडलिज्म होता है ना, प्रॉपर्टी को तोड़ना। ओके, इनको बाद में करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग, रिलेटिंग टू द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द हार्ट, की मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड। मायो, देखो हार्ट है तो कार्डियक होगा ना, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। कॉर्डियल तो फ्रेंडली होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को हटाओ। मायोकार्डियल, मायोकार्डियक, यस, मायोकार्डियक इज द वर्ड, रूट वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट, मायोकार्डियक। होमोनिम बताना है हमें साइमनी का। साइमनी नहीं पता बट एक बार इसको पढ़ते हैं। द बाइशप कंडेम्ड द एक्ट एज साइमनी, साइटिंग कैनोनिकल लॉ। ठीक है, बाइशप जो चर्च में होते हैं, जैसे हमारे पुजारी होते हैं, तो उन्होंने इस एक्ट को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया एज साइमनी, मतलब ये कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिव है। साइटिंग कैनोनिकल लॉ, ठीक है। होमोनिम, जहाँ पे इसका मीनिंग ये जो नेगेटिव की चीज़ है ना, ये ना हो, कुछ डिफरेंट ही मीनिंग हो उसका, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है बट किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो वो, ठीक है। द प्रीचर वॉज एक्यूज ऑफ, साइमनी का एक्यूज था प्रीचर फॉर चार्जिंग फॉर ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये तो सेम मीनिंग दे रहा है। द कोर्ट इक्वेटेड इंडल्जेंस सेलिंग विद साइमनी। द एल्केमिस्ट failed to explain the simony of his formulas. Simony was rampant in medical ecclesiastical courts. Ecclesiastical word is also related with the churches and Christianity.
तो उनसे रिलेटेड जो भी मिडीवल पीरियड में जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे उस टाइप से रिलेटेड है ये भी, कि उस टाइम पे साइमनी बहुत प्रिविलेंट थी, तो ये तो सेम है। बी और सी बच गया। एल्केमिस्ट फेल टू एक्सप्लेन द साइमनी इन हिज फॉर्मूलाज। जो बी है ना उसमें भी वही सेंस है, कोर्ट इक्वेट कर दिया इंडल्जेंस सेलिंग विद साइमनी, ठीक है, मतलब कोर्ट से रिलेटेड बात है और साइमनी किसी न किसी एक्ट को ही बोलेंगे ना यहाँ पे भी, कि कुछ ना कुछ इलीगल हो रहा है, कुछ क्रिमिनल टाइप चीज एक्टिविटी है ये साइमनी। मे बी यू नो द मीनिंग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग विद द सेंस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग वेरी क्रिमिनल, हीनस, यू कैन से, हीनस क्राइम होता है ना, घिनौना टाइप, वैसी चीज़ है ये एक डिफरेंट चीज़ है। एल्केमिस्ट फेल टू एक्सप्लेन द साइमनी इन हिज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के अंदर कोई इलीगल क्राइम एक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो यही इसका होमोनिम है। जरूरी नहीं होमोनिम आपको आते हों, बट आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी आती हो, ये ज़रूरी है। ही सेड टू द रिपोर्टर, आई मे not attend the conference because I am unwell. So he told the reporter that make a might, he might not attend the conference because I am unwell, he was unwell. इसका इस तो नहीं रहेगा, had been was unwell, ठीक है। He said the reporter, D देख रही हूँ मैं, he said the reporter that he, ना the reporter क्यों, said to को told में कौन चेंज करेगा, ठीक है। तो बेशक आपका आंसर आ गया, लेकिन फिर भी आपको एक बार सारे ऑप्शन देख लेने चाहिए, क्योंकि सारा खेल एक्यूरेसी का ही है, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब हमारी नज़रें बिल्कुल एक एक चीज़ के ऊपर हों, अवेयर रहें हम। एरर फाइंड आउट करना है। द फैक्ट दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस आर स्टिफल्ड विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। रिफ्लेक्ट्स आएगा, रिफ्लेक्ट क्यों है, द फैक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, मेन सब्जेक्ट था ना, दैट, तो दैट के बाद आने वाली सारी चीज़ें हमारा नाउन है, और फिर हमें वर्ब कहाँ दिखाई दी, थर्ड सेक्शन में रिफ्लेक्ट वर्ब है, तो वो फैक्ट के लिए आएगी ना, तो फैक्ट्स हो गए, रिफ्लेक्ट्स होगा यहाँ पे। टाइम वेस्ट नहीं करते, यही आंसर है, आगे चलते हैं। ब्लॉज वंस ऑन ट्रम्पेट, तो अपनी ही डींगे हाँकना, टू प्रेज वन सेल्फ प्राउडली, क्रिटिसाइज, हाइड, रिमेन साइलेंट नहीं, इसको करेंगे बाद में। द फिनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट वॉज लैडन विद केवियट्स, ओके, नन ऑफ डैश वर एक्सप्लेन्ड। फिनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी वॉज लैडन विद केवियट्स, वो भरी हुई थी केवियट से, और केवियट्स के लिए नन आया है, नन ऑफ देम वर एक्सप्लेन्ड। ये वर वैसे उन्होंने गलत लगा दिया, यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि नन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। नन ऑफ दैट या नन ऑफ दैम, नन ऑफ विच वर एक्सप्लेन्ड, नन ऑफ होम तो नहीं आएगा, किसी पर्सन के लिए बात नहीं हो रही है ये, वो केवियट से भरी हुई थी, फुल थी वो स्टेटमेंट, एंड नन ऑफ विच, उनमें से कोई एक भी एक्सप्लेन नहीं की गई, नन ऑफ दैम या नन ऑफ दैट नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में से चूज़ कर रहे हैं, तो दैट तो नहीं आएगा, दैट तो किसी एक चीज़ के लिए होता है ना। नन ऑफ के बाद अब प्लूरल वर्ड आएगा यहाँ पे, नन ऑफ विच, नन ऑफ दैम होना चाहिए, दैम प्लूरल को दिखाता है ना, कि उनमें से किसी एक को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, नन ऑफ दैम वॉज एक्सप्लेन होना चाहिए था। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, नन ऑफ विच में भी, नन ऑफ विच वर एक्सप्लेन नहीं, नो, नन ऑफ दैम वर एक्सप्लेन, क्योंकि मैं इसमें ग्रामेटिकल सेंस से जाऊँ तो हमें बहुत सारी चीज़ों में से कुछ छांटना है, तो प्लूरल चीज़ों में से छाटेंगे ना, तो नन ऑफ दैम वर एक्सप्लेन्ड, सॉरी वॉज आएगा, वॉज एक्सप्लेन्ड। केयरलेस मतलब निर्दयी, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, लाइक स्टोइक। तो एंटोनिम बताना है हमें, तो ऐसा बंदा जो कि बहुत कंपैशन रखता है किसी के लिए, यस, कंपैशनेट हो गया। रूथलेस तो केयरलेस, इनडिफरेंट तो सिनोनिम हो गया, ऑब्स्टिनेट तो ज़िद्दी होता है, कंपैशनेट। द फिलोसफर स्टैंस वॉज डायमेट्रिकली डैश टू द प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। फिलोसफर का जो स्टैंस है, जो टेक है उसका, फिलोसफर क्या सोचता है कि जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो पुराने विचार हैं, उनसे डायमेट्रिकली, ओके, वॉज डायमेट्रिकली एडवर्स टू नहीं, एडवर्स तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस को बोलते हैं, एवर्स मतलब घृणा है ना, हेट्रेड जो दिखाता है, कन्वर्स तो नहीं, कन्वर्ट करना तो डिफरेंट चीज़ हो गई, वॉज अपोज्ड टू। ये यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है कि मैं वहाँ पे वर्ब लगाऊंगी, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। द फिलोसफर का स्टेंस कैसा था, जैसे आप बोलो कि माई टेक इज़
पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी चीज़ को लेके, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वहाँ पे कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी आपको वोज दिख जाए वहाँ पे उसके बाद आईएनजी की वर्ब होनी चाहिए या V3 होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ आई वॉज इल यस्टरडे, तो इल यहाँ पे कोई वर्ब थोड़ी है, एडजेक्टिव है ना। The philosopher's stance was diametrically averse to the prevailing orthodoxy. Was opposed to, no, was averse to, श्योर हूँ मैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को अच्छा ट्रीटमेंट ना देना, फ्रेंडली ट्रीटमेंट ना देना। टू वेलकम समवन वार्मली नहीं, टू इग्नोर और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे, यही होगा। वॉइस चेंज करना है। द टीचर हैज़ गिवन द स्टूडेंट्स ए न्यू असाइनमेंट फॉर द वीकेंड, टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ न्यू असाइनमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर फॉर द वीकेंड। हैज़ गिवन को हैज़ बीन गिवन, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना है ना। और टीचर के लिए भी हैज़ था, और न्यू असाइनमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट, मतलब वहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट है लेकिन पैसिव में वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। ए न्यू असाइनमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर फॉर द वीकेंड, करेक्ट है। सिनोनिम मेलनकली, मेले में अकेली ऐसे ही पढ़ाती है रानी मैम। मेलनकली मतलब दुखी, ग्लूमी। जुबिलेंट, रेकलेस, जीलस नहीं होगा, क्या हुआ। हाँ, एंटोनिम बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू बहुत, तो शांत हो जाएगा, पीसफुल। Someone will have to clean this mess before the guests arrive. So this mess will have been cleaned before the guests arrive. Will have फ्यूचर को हम फ्यूचर में ही रखेंगे, ठीक है। और have है तो have की भी वर्ब लगेगी। This mess will have been cleaned before the guests arrive. डी में क्या गलत है। This mess, अच्छा वुड है, will का वुड नहीं होगा, will का will ही रहेगा, yes. Will have been cleaned before the guests arrive. ओके, क्लोज टेस्ट को तो साथ में ही करेंगे हमेशा। एक बार पूरा क्लोज टेस्ट रीड करेंगे ताकि इसकी सेंस हमें पता चल जाए, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को निकालेंगे। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ फ्रीडम। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डैश नैरेटिव्स बट अ प्रोसेस टू डैश एंड लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। द स्काई इज़ नॉट डैश फॉर एवरी वन। I might have my way to paint it. I can have my distinct sky. Similarly, teachers and gurus are never meant to dash their personal narratives on students. Rather, teachers are meant to dash experiences for the student to build around those experiences and shape his or her understanding of a concept or event. Yes, ये बता रहा है कि एजुकेशन का मेन मीनिंग क्या है। एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टीचर्स हैं वो अपने विचारों को बच्चों के ऊपर थोप दें, मतलब उनको सेल्फ ग्रो ना करने दें, ठीक है। ऐसा कुछ इसने बोला है, ये मेरे को सेंस आई इसकी। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डैश नैरेटिव्स, तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड ही आएगा। एजुकेशन की इस चीज़ के बारे में नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डैश नैरेटिव्स, कैसे कैसे नैरेटिव्स, स्टिफलिंग नैरेटिव्स, यहाँ पे कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा नैरेटिव्स नाउन उसको क्वालिफाई करने के लिए। सप्रेसिंग नैरेटिव्स थोड़ी, सप्रेस करना मतलब किसी को दबाना, दबे हुए नैरेटिव्स नहीं। इज़ नॉट अबाउट नहीं, रुको, यहाँ पे इम्पार्टिंग नैरेटिव्स भी आ सकता है कि आप किसी न किसी जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्थोडॉक्सिकल थिंग्स हैं, आप उनको बच्चों के अंदर इम्पार्ट करो। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट दैट, ये भी हो सकता है। स्टिफलिंग तो ऐसे विचार होते हैं जो कि मतलब स्टाइफ करना मतलब लड़ना एक दूसरे के साथ, फाइटिंग, तो फाइटिंग की भी कोई सेंस नहीं है। स्टिफलिंग, सप्रेसिंग, कैमोफ्लेज तो यार वैसे छुपना होता है किसी चीज़ से, उसकी सेंस नहीं है। इम्पार्टिंग होना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट इम्पार्टिंग नैरेटिव्स बट अ प्रोसेस टू डैश एंड लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। बट अ प्रोसेस टू वट, स्टॉलवर्ट, डीकंस्ट्रक्ट नहीं, वेलरस, हाँ टू के बाद तो वर्ब आएगी, वेलरस तो एडजेक्टिव है, ये तो गया। डीकंस्ट्रक्ट, बच्चों को मतलब अच्छे से कंस्ट्रक्ट ना कर देना, उनकी लाइफ ना करने देने की प्रोसेस है क्या, नहीं ये भी नहीं है। बट ए प्रोसेस टू स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट होता है किसी को मजबूत बनाना, ओके, तो यही होगा। बट ए प्रोसेस टू स्टॉलवर्ट, और कंस्ट्रक्ट देखो आगे दिया हुआ है, वो उसी वर्ब को बार बार थोड़ी यूज़ करेंगे। लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बट ए प्रोसेस टू स्टॉलवर्ट
एंड लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। ठीक है, हमें सिर्फ उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है और फिर वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को बिल्डअप करेंगे। द स्काई इज़ नॉट ब्लू फॉर एवरी वन। ठीक है, नॉट वाइट, नॉट ग्रीन, नॉट ब्लैक। मे बी ये कोई ईडियम ना हो, अगर ये कोई ईडियम हुई तो मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जा रही हूँ कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा हम किसी आइडिया को देखते हैं ज़रूरी नहीं दूसरा बंदा भी उसको वैसे ही परसीव करे। ही माइट थिंक इन अ डिफरेंट वे। तो स्काई इज़ नॉट ब्लू फॉर एवरी वन। ठीक है, I might have my way to paint it. Yes, I can have my distinct sky. Okay. Similarly, teachers and gurus are never meant to dash their personal narratives, are never meant to impose. हाँ, कि टीचर्स से कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने पर्सनल नैरेटिव्स जो उनके खुद की सोच है उसको वो थोप दें बच्चों के ऊपर। बरी दबाना होता है, फैब्रिकेट कुछ बुनना, एबुलियंट एनर्जेटिक होता है। यहाँ पे टू के बाद वैसे भी वर्ब आएगी, एबुलियंट तो एडजेक्टिव है। ठीक है, इम्पोज करना, ज़बरदस्ती अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपना। आर नेवर मेंट टू इम्पोज देयर पर्सनल नैरेटिव्स ऑन स्टूडेंट्स, रादर टीचर्स आर मेंट टू डैश एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टूडेंट टू बिल्ड अराउंड दोज एक्सपीरियंसेस एंड शेप हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट और इवेंट। इसके बजाय टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टीचर्स आर मेंट टू डैश एक्सपीरियंसेस टू शोकेज। क्रिप्टिक एडजेक्टिव है, यहाँ पे टू के बाद वर्ब आएगी। कॉन्ट्यूमेशियस, कितने भारी भरकम यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड्स नहीं पता, लेकिन एडजेक्टिव है। कॉन्ट्यूमेशियस पढ़ के पता चल रहा है किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहा है, वो नहीं होगा। आर मेंट टू वेवोड एक्सपीरियंसेस या शोकेस एक्सपीरियंसेस। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं कि टीचर्स से ये उम्मीद की जाती है, टीचर्स आर मेंट टू शोकेस एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टूडेंट टू बिल्ड अराउंड दोज एक्सपीरियंसेस। जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं बस उनको शेयर करें, ज़बरदस्ती ऐसा ना थोपें कि ऐसा ही करना है आपको भी। वे वर्ड भी मतलब मैं एक बार के लिए डाउट में लेके चल रही हूँ उसको भी। टीचर्स आर मेंट टू वे वर्ड एक्सपीरियंसेस। वे वर्ड मतलब आगे रास्ता दिखाना हो गया ना किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अपने एक्सपीरियंस को एक बार बच्चों तक डिलीवर करना। आर मेंट टू शोकेस एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टूडेंट। चलो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ, बाकी तो ठीक है। थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी हमें। ओके, आगे सारी वो क्या ये कॉम्प्रीहेंशन ही है क्या? अरे भाई साहब, पूरा कॉम्प्रीहेंशन ही है। चलो ठीक है, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के एक साथ। ओके, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जब भी आप पैसेज को करते हो पहले क्वेश्चन को पढ़ो ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन पैसेज किस बारे में है। एक बार सारे पढ़ लेते हैं। हाईजैकर्स अलाउड द प्लेन टू लैंड इन दिल्ली आफ्टर रिफ्यूलिंग इन लाहौर। द पैसेंजर्स वर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द हाईजैकर्स इंटेंशन until the plane landed in Kandahar. The hijacking tested the negotiation skills of the Indian government. The Indian government decided not to negotiate with the hijackers. Okay. Why did the hijackers demand the release of prisoners from Indian jails? ठीक है. What was the immediate reaction of the cabin crew when the hijacking began? Okay. Who among the passengers was trying to protect a child from the grim reality during the hijacking? Who among the passengers was trying to, अरे ये तो वही है 45. What location did the hijackers finally land the plane at after their demands were made? ठीक है, ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे क्वेश्चन पढ़ के। मतलब एक बार अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन वन गो में निकल जाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इट वॉज अ चिली दिसंबर इवनिंग व्हेन फ्लाइट IC 814 bustling with 176 passengers and 15 crew members took off from Kathmandu headed for Delhi. Families, businessmen and vacationers सेटल्ड इनटू देयर सीट्स। ऐसी ऐसी चीज़ें सीखनी है हमें। सेटल्ड इनटू कि वो उन्होंने सबने अपनी सीट ऑक्यूपाई कर ली। जब आप नोट्स बनाओगे तो इस लाइन को लिख लेना चाहिए वहाँ पे, वैकेशनर्स सेटल्ड इनटू देयर सीट्स। ठीक है, अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग क्राइसिस अप्रोक्सीमेटली 40 minutes into the flight as the Airbus A300 cruised at 31,000 feet, 5 men rose from their seats, their faces suddenly stern and determined. Brandishing weapons and grenades, they declared the plane hijacked, sending waves of panic throughout the cabin. The lead hijacker, a burly man with a steely gaze, seized the intercom. We are in control now, his voice boomed through the speakers. Any attempt to resist will be met with force. The cabin crew, trained for emergencies but hoping never to face like this, sprang into action. Sprang into भी अच्छा phrasal verb है
कि एकदम से वो एक्शन में आ गए। दे ट्राई टू काम द टेरिफाइड पैसेंजर्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद द हाईजैकर्स टू असर्टेन देयर डिमांड्स। असर्टेन मतलब उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। The hijackers directed the pilot to divert the plane to Lahore, Pakistan. However, after a brief landing for refueling, they demanded to fly to Dubai and then to Kandahar, Afghanistan. लैंड किया पाकिस्तान में, फिर दुबई गए, देन कांधार अफगानिस्तान. द डिमांड्स वर क्लियर: रिलीज सर्टेन प्रिजनर्स हेल्ड इन इंडियन जेल्स और फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज. बैक इन इंडिया द न्यूज ऑफ द हाईजैकिंग हैड ऑलरेडी स्पार्क्ड a major aviation crisis. Okay, back in India, the news of hijacking had already sparked a major aviation crisis. The government caught between safeguarding the hostages and standing firm on policy, convened emergency meetings. The crisis not only tested the negotiation skills of the authorities but also stirred public uproar and media frenzy. Meanwhile, on the plane, a young mother whispered stories to her child, hoping to shield him from the grim reality. Elderly passengers recited prayers under their breath, and a newlywed couple held hands, bracing themselves for the unknown. As the aircraft touched down in Kandahar, the hijackers grew increasingly agitated, their patience wearing thin. मतलब उनकी पेशेंस खत्म होती जा रही थी अब. The Indian government, in a controversial decision, agreed to the hijackers' demands, prioritizing the lives of the hostage की लाइफ को प्रायोरिटी दी गवर्नमेंट ने ओवर लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी. आफ्टर टेंस नेगोशिएशंस एंड डेज ऑफ स्टैंड ऑफ, द होस्टेजेस वर फाइनली रिलीज्ड. Their faces were weary, थके हुए, but relieved as they stepped onto the tarmac. The crisis had ended, but the shadows it cast on the lives involved in the nation's policy lingered long after. The IC-814 hijacking remained a poignant reminder of the vulnerabilities in aviation security and the profound impacts of terrorism, resonating through the corridors of power and the hearts of those who lived through it. Okay, समझ में आ गया ना पूरा पैसेज? अब करते हैं. कौन सी चीज़ ट्रू है? हाईजैकर्स अलाउड द प्लेन टू लैंड इन दिल्ली आफ्टर रिफ्यूलिंग. नहीं, दिल्ली में लैंड नहीं हुए. पैसेंजर्स वर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द हाईजैकर्स इंटेंशंस अंटिल द प्लेन लैंडेड इन कांधार. ओके. हाईजैकिंग टेस्टेड द नेगोशिएशन स्किल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू नेगोशिएट. ये तो नहीं है. हाईजैकिंग ने टेस्ट किया कि नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं इंडियन गवर्नमेंट के. नहीं यार, ठीक है, मतलब वो चीज़ टेस्ट हुई, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? द क्राइसिस नॉट ओनली टेस्टेड द नेगोशिएशन स्किल ऑफ अथॉरिटीज़ बट ऑल्सो स्टर्ड पब्लिक अप्रोर एंड मीडिया फ्रेंजी. कौन सी चीज़ 100% ट्रू है? इन्फेरेंस नहीं निकालना हमें, 100% ट्रू देखो क्या है. द पैसेंजर्स वर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द हाईजैकर्स की इंटेंशन से अंटिल द प्लेन लैंडेड इन कांधार. एक बार ये यहाँ से दोबारा से पढ़ते हैं जहाँ पे कांधार में लैंड होने की बात हुई थी. द हाईजैकर्स डायरेक्टेड द पायलट टू डाइवर्ट द प्लेन टू लाहौर, पाकिस्तान. वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया. और आफ्टर अ ब्रीफ लैंडिंग हुई रिफ्यूलिंग के लिए. दे डिमांडेड टू फ्लाई टू दुबई देन टू कांधार. द डिमांड्स वर क्लियर: रिलीज सर्टेन प्रिजनर हेल्ड इन इंडियन जेल्स और फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज. यस, जब तक उनकी कांधार में लैंडिंग नहीं करवाई है उससे पहले पैसेज में कहीं भी नहीं बताया हुआ कि हाईजैकर्स की क्या डिमांड थी. ट्रेंड फॉर एमरजेंसी बट होपिंग, यस, देन टू कांधार, दुबई और फिर कांधार. लेकिन यार ये भी चीज़ नहीं बताई हुई कि पैसेंजर्स कम्प्लीटली अनअवेयर थे या अवेयर थे कि जब प्लेन कांधार में लैंड हुआ. अभी इन्होंने ये भी बोला ना कि फ्लाई टू दुबई एंड देन टू कांधार. अब यहाँ कहीं नहीं हमें मेंशन किया हुआ कि दुबई जब फ्लाई किए उस टाइम पे उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी या फिर कांधार में रखी. कम्प्लीटली अनअवेयर, कौन सी चीज़ ट्रू है? हाईजैकिंग ने टेस्ट किया नेगोशिएशन स्किल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. फिर तो यही ट्रू है. ये चीज़ तो चेक हुई है, लेकिन जो पैसेंजर वाली बात है वो यहाँ पे मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. ठीक है. वाई डिड द हाईजैकर्स डिमांड द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम इंडियन जेल्स? टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर देयर कॉज, टू फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एविएशन सिक्योरिटी पॉलिसी. नो, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थे. यस, वो उनके फ्रेंड्स थे जो भी मतलब जिसने भी भेजा था उनको कि वो रिलीज़ होने चाहिए प्रिजनर्स, तो वो पर्सन्स जो जेल में थे वो उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए वो उनकी रिलीज़ की डिमांड कर रहे थे.
यस, वट वॉज द इमीजिएट रिएक्शन ऑफ द कैबिन क्रू का क्या रिएक्शन था व्हेन द हाईजैकिंग बिगेन? दे इमीजिएटली रेसिस्टेड द हाईजैकर्स, दे अटेम्प्टेड टू नेगोशिएट विद द हाईजैकर्स, दे अलर्टेड इंडियन अथॉरिटीज टू द सिचुएशन, दे काम्ड द पैसेंजर्स एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द हाईजैकर्स डिमांड। क्योंकि वो एकदम से रेसिस्ट नहीं कर सकते, उनके साथ भी ये पहली बार हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था ना, तो उन्होंने पैसेंजर्स को शांत किया और हाईजैकर्स की डिमांड को अंडरस्टैंड किया। Who among the passengers was trying to protect a child from the grim reality during the hijacking? A young mother, एक young mother ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है। What location did the hijackers finally land the plane at after their demands were made? जब डिमांड उनकी पूरी हुई तो कहाँ पे लैंड किया उन्होंने? एक मिनट, दिल्ली में किया आई थिंक, एक बार यहाँ पे देखते हैं। कांधार में, as the aircraft touched down in Kandahar, hijackers grew increasingly agitated, patient wearing thin, Indian government controversial चीज़ें हुई, tense negotiation, days of stage were finally released, their faces weary, stepped onto the crisis had ended, okay, nation's policy lingered long after, hijacking remained poignant reminder रही, एविएशन सिक्योरिटी confound impacts terrorism के, नहीं यार दिल्ली का तो कहीं कोई मेंशन ही नहीं है, तो ये तो कांधार में ही है। एज द एयरक्राफ्ट टच डाउन इन कांधार, कांधार में हाईजैकर्स बहुत एजिटेटेड हो गए और फिर उनकी बात मान ली गई, तो कांधार में, ठीक है यार, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। वाइबल, वाइबल का एंटोनिम बताना है। मेन चैलेंज क्या है? फेसिंग द एडोप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। टोन बतानी है पैसेज की, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टाइटल भी बताना है। वाओ, मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। The topic of renewable energy is becoming increasingly important as concerns about climate change and the depletion of non-renewable resources continue to grow. Renewable energy sources such as solar and wind power have the potential to provide a clean and sustainable source of power for the world's growing population. One of the major advantages of renewable energy is that it is not limited by the same supply of constraints as fossil fuels, unlike oil, coal and natural gas, which are finite resources that will eventually run out. Run out मतलब खत्म हो जाना. Renewable energy sources like solar and wind power will never run out. Additionally, renewable energy sources do not produce the greenhouse gases that are responsible for climate change, making them a much more environmentally friendly option. ठीक है. Despite the clear benefits of renewable energy, there are still significant challenges that need to be overcome in order for it to become a viable alternative हो सके। अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे निकालते हैं। वाइबल मतलब इफेक्टिव हो सके वो ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है और एक वाइबल ऑल्टरनेटिव हो फॉसिल फ्यूल के लिए। तो इसका एंटोनिम क्या जाएगा? इनएक्यूरेट, इरिजोल्वेबल, इम्प्रैक्टिकेबल। हाँ, वाइबल मतलब ऐसा ऐसा सब्सटीट्यूट जो कि पॉसिबल हो हमारे लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल हो, प्रोबेबल हो। लेकिन वाइबल का एंटोनिम हो गया इम्प्रैक्टिकल, ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि पॉसिबल नहीं है। इंडिजेंट, इंडिजेंट तो गुस्से में होता है। इनएक्यूरेट, इरिजोल्वेबल ना, इम्प्रैक्टिकल होगा। मेन चैलेंज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए? अभी देखते हैं, अभी वही पढ़ रहे थे हम, ठीक है। Significant challenges that need to be overcome for it to become a viable alternative to fossil fuels. One of the main challenges is the, यहाँ पे अभी फोकस करके पढ़ेंगे, cost of renewable energy which is currently higher than traditional fossil fuel से जो higher है। Abundance of fossil fuel, lack of skilled labor, cost of renewable energy is currently higher than the traditional fossil fuel. Exactly दिया हुआ है। Insufficient demand for renewable energy नहीं। टोन बतानी है, टाइटल बताना है, और लास्ट क्वेश्चन मेन एडवांटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का ओवर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। However, as the technology continues to improve and economies of scale are achieved, the cost of renewable energy is expected to decrease. Another challenge is the need for reliable and efficient energy storage solutions, which are essential for the widespread adoption of renewable energy. Okay, without effective storage solutions, renewable energy sources like solar and wind power can only be used when the sun is shining or the wind is blowing, which greatly limits their overall usefulness. Means हमने रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट कर लिया बट वी कांट स्टोर इट। तो अगर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे तो वो एनर्जी सिर्फ जब सन शाइन कर रहे हैं उसी टाइम यूटिलाइज हो सकती है। तो स्टोरेज की एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हमें कैटर करना पड़ेगा। Overall, renewable energy has the potential to play a critical role in addressing the world's synergy needs, okay, and reducing dependence on fossil fuels. While challenges remain, with continued research and development, renewable energy is likely to become increasingly viable and important in the coming years. ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की? ये चिप
चीपर तो नहीं है, तो महंगी और है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल इवेंचुअली रन आउट, नहीं वो तो नॉन रिन्यूएबल होंगे। इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कॉन्स्टेंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये है मेन एडवांटेज। इट प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैसेज, नहीं ग्रीन हाउस गैसेज तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं। मैं बहुत स्पीड में भाग रही हूँ आई नो, लेकिन भागना पड़ेगा। मेन एडवांटेज है कि उसमें ऐसा कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। सन हमेशा शाइन करता रहेगा, तो हम उससे अपना सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसकी टोन देखते हैं। सब्जेक्टिव सबसे पहले टोन को देखते हुए जो एलिमिनेट होती है ना डायरेक्टली, उनको करो। सरकेस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं था। रिन्यूएबल एनर्जी के हमें फ़ायदे बताए गए थे और उसको कंपेयर किया गया था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से, ठीक है। कुछ चैलेंजेस बताए हमें बस। सटायरिकल भी वही, जहाँ पे सटायर होता है ताना मारना किसी को, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। इन्फॉर्मेटिव। सब्जेक्टिव वो होती है टोन जब जहाँ पे ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। जैसे अगर रिलीजियन से रिलेटेड कोई पैसेज है, तो रिलीजियन का मीनिंग ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, धर्म का मतलब वो अपनी लाइफ में रिलीजियन को कैसे कैसे देखता है, तो वो सब्जेक्टिव हुआ जहाँ पे किसी एक बंदे की सब्जेक्टिविटी कंसर्न है। लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव थी, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है साइंटिफिक। एप्रोप्रिएट टाइटल क्या दोगे? टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? आपको सबसे सूटेबल टाइटल देखना है। सारे टाइटल हो सकते हैं, सारे टाइटल्स इसी पैसेज के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल देखेंगे। तो जिसका सबसे ज़्यादा मेंशन था रिन्यूएबल एनर्जी का मेंशन था, तो आई थिंक उसके अराउंड होगा टाइटल, तो टेक्नोलॉजी के अराउंड नहीं था ये। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज का? नहीं, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कहीं नहीं बताया हुआ कि एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस था कि वो क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी तो था ही नहीं। एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यही होगा। ये देखते हैं। वाई कांट वी एड्रेस सोशल एविल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी? मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी पैसेज की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेगेटिवली इम्पीडिंग आर ग्रोथ को रोक रहा है? टोन बतानी है फिर से। और अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस मतलब केयरलेस, इसका हमें मीनिंग बताना है, ठीक है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा पैसेज है और स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग दैट डिपार्ट्स फ्रॉम राइटियसनेस कुड बी कंसिडर्ड करप्ट। जो चीज़ ठीक नहीं है वो करप्ट है। टेकन इन अ ब्रॉड सेंस हाउएवर वी ऑल पोजेस ट्रेट्स लाइक फियर, इगोटिज्म, ग्रीड, ओके, स्लोथ एंड रेथ। गुस्सा, ग्रीड हम सब के अंदर है। वी टेंड टू ट्रेवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज इज नोटिसेबली हायर देन द पॉजिटिव वंस लाइक ऑनेस्टी, प्योरिटी, सीरेनिटी। द कोर कॉज ऑफ करप्शन इज द इन्नेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब अफेक्टेड होते हो तो करप्शन बढ़ता है। Since the beginning of time it has existed. However, sincerity and integrity are crucial in many aspects of life, including interpersonal relationship, the workplace, commerce, government, and the legal system. The abuse of authority for personal gain is corruption. We believe that the cost of food, access to clean drinking water, economic possibility, and housing amenities are fundamental needs for every citizen. However, the government spends a lot of money on infrastructure initiatives like constructing flyovers, modernizing airports, and fostering economic growth. Okay. Have you ever wondered why this is the case? Why can't we address social evils like poverty, literacy? It is because we have grown accustomed to living with the corruption as a standard. कि corruption तो होगा ही, छोड़ो ना, हमें क्या पड़ी है। The integrity of our own and other people's behavior bothers us the least, ठीक है। Therefore, there is a loss of integrity on a monetary, intellectual, and moral level. Even after years of independence, we still worry about societal bias, safety, and economic slowdowns. In today's world, bribery is used to obtain government contracts, licenses, and patents and avoid paying taxes and other things. Low and mid-level authorities frequently abuse their authority top over necessary products and services. We typically take into account bribes in addition to the agreed upon price. However, high-level corruption in both the public and corporate sectors leads to the manipulation of laws and regulation, which may have a negative impact on the general public. Words को merge किया हुआ है तो comprehend करने में problem हो रही है थोड़ी सी। The prevalence of widespread corruption in the system puts the countries, देखो countries economy को एक साथ बोल दिया, in jeopardy. Negative factors impeding our growth including the massive mountain of
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल एंड कॉस्ट ओवररन्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एडिशनली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस आर ड्रेंच्ड इन रेड tape and require bribes at every turn. To begin any business activity, a lot of paperwork is required. Hundreds of rules must be followed. It makes us unwelcoming and makes it challenging for foreigners to invest here. Project delays and cancellation are also brought on by red tape. The fundamental cause of social disparity is corruption. The poor are particularly hard hit. Not everyone has the financial means to pay bribes. Additionally, although there are more pipeline, dam and refinery developments in our area, not everyone has access to basic necessities like roads, schools, hospitals. The stability of the nation may suffer from a divided community. Criminals are produced as a result and they pose a threat to the rule of law. The entire population needs to be made aware of the problem, and those who wish to fight corruption should come together. We should determine the overall amount of money lost as a result of unethical behavior, inform everyone of it. It is imperative that we monitor the money raised by political party. Politicians' earnings and wealth should be made available to the public. The Jan Lokpal bill revolutionized the war against corruption. However, just like earlier measures, it was modified to suit unscrupulous individuals. इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी मैं एक बार. The Jan Lokpal bill revolutionized the war against corruption. However, just like earlier measures, it was इसको भी modify कर दिया गया to suit unscrupulous individuals. अच्छा जी, इस बिल को भी हमने मॉडिफाई कर दिया ताकि जो ऐसे करप्ट बंदे हैं, अनस्क्रूपलस, अब हम करप्ट को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. द जनरल पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन सो अकस्टम टू द रॉन्ग डूइंग्स दैट वी नाउ पुट अप विद अनफेयर ट्रीटमेंट एंड करप्ट बिहेवियर, ठीक है. बिजनेसेस एंड लॉन्ग टर्म थिंकर्स डिसलाइक कॉन्फ्लिक्ट विद ब्यूरोक्रेसी. कोई ब्यूरोक्रेसी से झगड़ना नहीं चाहता, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बस सबकी ये थिंकिंग है. इसके ऊपर ये पैसेज था पूरा. जन लोकपाल बिल ने रिवोल्यूशनाइज किया वॉर अगेंस्ट करप्शन. However, just like earlier measures, it was modified to suit unscrupulous individuals. Unscrupulous मतलब करप्ट. तो इसका मैं मीनिंग निकालती हूँ अभी. Appropriate meaning, ethical, principle, dishonest, overtly मतलब जो ओपन है, ठीक है. कितना आसान हो गया अब. Why can't we address social evils like poverty and literacy? Because we have been conditioned to accept corruption as the norm. Yes, यही बोला गया था कि हमने ऐसा मान लिया है कि सोसाइटी में करप्शन होगा ही, तो हमने मतलब आंखें बंद कर ली हैं. आंखें बंद कर लिया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सब सही है, ठीक है. मैसिव माउंटेन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग अनएथिकल बिहेवियर डिवाइडेड कम्युनिटी हाई इंटीग्रिटी. नहीं, करप्शन को हमने नॉर्म मान लिया है, इसलिए समरी बतानी है इसकी. इट इज़ ट्रू टू से दैट हाई लेवल करप्शन इन बोथ द पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर लीड्स टू द इंटीग्रेशन होती है इससे लॉज रेगुलेशन की. हट, ये क्या है. द इंस्टेंसेज ऑफ सोशल डिस्पैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स इन इंडियन सोसाइटी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ करप्शन एंड अदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं विच आर लीगल. हट, करप्शन लीगल थोड़ी है. पॉलिटिशियंस अर्निंग्स एंड वेल्थ शुड बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू रिवोल्यूशंस लाइक जन लोकपाल बिल विच विल एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी. ये बात तो ठीक है. The entire population should be made aware of the problem of corruption and join hands together to fight against corruption. लेकिन हमें पैसेज की समरी बतानी है. पैसेज की समरी पॉलिटिशियन की अर्निंग से रिलेटेड नहीं थी. पैसेज की समरी करप्शन के अगेंस्ट थी कि पूरी जनता को करप्शन की प्रॉब्लम का पता होना चाहिए. कौन सा फैक्टर नेगेटिवली इम्पीड कर रहे हैं हमारी ग्रोथ को. शेड्यूल्ड एंड कॉस्ट कटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग एसेट नहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ड्रेंच्ड हो गई हैं रेड टेप में. हाँ, अबंडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. शेड्यूल्ड एंड कॉस्ट कटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारी ग्रोथ को ये अफेक्ट कर रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं वो रेड टेपिज्म में बहुत ड्रेंच्ड हो गई हैं. फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए फिर पैसा लगता है. ओके, शायद यही होना चाहिए. टाइम बचा तो एक बार फिर देखूंगी इसको. आइडेंटिफाई द टोन ऑफ पैसेज. ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली, क्यूरियस, वरीड. ऑब्वियसली वरीड, चिंतित था ऑथर इसमें. PQRS करते हैं सबसे पहले. 1, 2, 3 से शुरू हैं, ठीक है. ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स. सही बात है. मैनी हु डिलीवर वंडरफुल स्पीचेज अबाउट देयर ओन ग्रेटनेस डू नो वैल्यूएबल सर्विस टू द कंट्री. ठीक है. रादर दे सर्व देमसेल्व्स एंड never the community. Those who do nothing are usually the most talkative. We come across people who are eloquent over great things, but when the time for action comes, they keep themselves away. ठीक है. देखो, स्टार्टिंग तो यहीं से होगी कि ग्रेट टॉकर्स जनरली जो हैं वो कभी भी जनरली नहीं, दे आर नेवर ग्रेट डूअर्स. ठीक है. उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इलोक्वेंट हैं और मैनी थिंग्स, जो बोलते बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जब टाइम आता है ना एक्शन लेने का तो वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं. ठीक है. मैनी हु डिलीवर
वंडरफुल स्पीच जो देते हैं अबाउट देयर खुद की ग्रेटनेस के बारे में, वो कुछ भी वैल्यूएबल सर्विस नहीं देते सोसाइटी को, रादर इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो खुद को ही सर्व करते हैं, नेवर द कम्युनिटी, सिर्फ मतलब अपना सेल्फिश रीज़न को फुलफिल करते हैं वो। जो रादर वाली स्टेटमेंट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है सेकंड का, कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सोसाइटी के लिए सर्विस नहीं देते, इसके बजाय वो क्या करते हैं, खुद को सर्व करते हैं। ओके, और वी कम अक्रॉस पीपल इन आवर जनरल लाइफ, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट के बाद ही आएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। 17 को देखते हैं हम, ये तो फोर्थ से शुरू होगा, सीधा दिख रहा है, नाउन यहीं पे है। लीजर इज़ परहैप्स एज इम्पोर्टेंट एज वर्क, आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम करना। आई शुड अंडरस्टैंड दिस। समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूसली, हम काम करते हैं कई बार, ठीक है। वी शुड टेक केयर टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ लीजर, ओके, एंड वी फील नहीं, समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूसली, हम काम करते हैं और फिर हम थका फील करते हैं, तो बी होना चाहिए ना। एंड वी फील वेरी टायर्ड, पूरा जॉइंट करते हैं एक बार। अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी ऑन एंड आवर हेल्थ में सफ़र, सही बात है। आफ्टर ए लिटल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली, वी शुड टेक केयर टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ लीजर। देखो भाई, मुझे तो वो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको एंड में करना भी थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक मिनट रुको। लीजर इज़ परहैप्स एज इंपॉर्टेंट एज वर्क, समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूसली, वी शुड टेक केयर टू मेक प्रॉपर, ना ना ना, वो एक सजेशन है, सारी बातें बोलने के बाद ही हम कुछ सजेस्ट करेंगे, वो रिजल्ट है इस चीज़ का, यही होगा, ठीक है। 1 2 4 ओके, मोर ओवर 3 से तो नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन को निकाल देती हूँ ताकि फिर इसी पे सारा टाइम जाए मेरा। परस्पिकेशियस कौन होता है यार, परस्पिकेशियस मैं भूल गई। परस्पिकेशियस का सिनोनिम बताना है, क्रेडुलस, परस्पिकेशियस, इंसाइटफुल, टीडियस, ओब्लीवियस। मुझे तो नेगेटिव कोनोटेशन लग रही है इसमें। क्रेडुलस तो कान का कच्चा बंदा होता है, इंसाइटफुल तो बहुत समझदार, टीडियस नहीं, ओब्लीवियस के साथ ही जाती हूँ मैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड marketization in a variety of ways, government reduce tax levels in the hope of attracting inward investment, ये या फिर strong downward pressure has also been applied, also कुछ और एडिशनल चीज़ को दिखा रहा है, तो फर्स्ट से तो स्टार्ट नहीं होगा, सेकंड से देखो। द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म हैव बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द यूएसए थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी, ये मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है। और ग्लोबलाइजेशन उसके बाद 3, मोर ओवर द नीड टू प्रमोट, मोर ओवर कैसे आ गया, अभी तो आपने एक छोटी सी बात बोली है बस, कि जो एंटरप्राइज का कैपिटलिज्म है आजकल, जो ये मतलब स्टार्टअप ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, वो यूएसए से बाहर भी आगे ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो मोर ओवर अभी नहीं होगा, मोर ओवर एंड में होना चाहिए, तो 2 के बाद 4 और एंड में मोर ओवर वाली स्टेटमेंट। टाइम की कमी की वजह से मैं बिना रीड किए ऐसे चल रही हूँ। शोकेस या वेवोर्ड, मीन टू वेवोर्ड एक्सपीरियंसेस, शोकेस वेवोर्ड पे जाती हूँ मैं इसमें। वेवोर्ड मतलब आगे लेके जाना अपने एक्सपीरियंसेस को, दिखाना बच्चों को। चलो देखते हैं, अभी देखी जाएगी जितने भी मार्क्स आएंगे। ओ माय गॉड, मार्क्स आए 99, पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो जाता है, 9 इनकरेक्ट कैसे हो गए, लेट मी सी। फर्स्ट गलत है, बहुत गंदे मार्क्स आए हुए, बहुत गंदे, ये तो मुझे वो कैब ना रुलाएगी किसी दिन। इंसाइटफुल, परस्पिकेशियस मतलब सूझबूझ रखने वाला, समझदार बंदा। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, मेंटली शार्प, परसेप्टिव एस्ट्यूट, ओके। ओब्लिवियस तो हाँ ओके, जो बेखबर है, वन हु इज़ नॉट अवेयर। टीडियस बोरिंग, ओके, टीडियस बोरिंग। क्रेडुलस भोला वाला। परस्पिकेशियस नॉट नेगेटिव कोनोटेशन, पॉजिटिव है। इंसाइटफुल, ठीक है, ये ठीक है। चलो ये जल्दी में किए लेकिन ठीक हो गए। पोल्ड्रोन देख लें एक बार क्या होता है अभी। पोल्ड्रोन का पहला अर्थ है कंधे पर पहने जाने वाला कवच का, धातु का, हाँ वही मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ वही क्या बोलते हैं, ऑर्नेट की चीज़ है वो, डेकोरेशन की। अ पीस ऑफ आर्मर कवरिंग द शोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे पोल्ड्रोन का अर्थ पूरी तरीके से अलग है, यह एक समुद्री जीव सी स्लग के शारीरिक भाग के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, वही बॉडी ऑर्गन।
5th गलत है, तो फिर क्या है 5th में? इट वॉज नॉट मेयरली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शंस अक्रॉस सेक्टर्स दैट डिसरप्टेड कोहेसिव गवर्नेंस बट द इनर्शिया एम्बेडेड इन ओवरलैपिंग रेगुलेटरी मैंडेट्स। ओके, मैंडेट्स एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है भाई। इट इज़ नॉट ए मैंडेट, अ मैंडेट बोल सकती हूँ मैं कि ये एक ज़रूरी चीज़ नहीं है। मुझे कुछ और लगा यहाँ पे, गलत किया मैंने। विच दो डिज़ाइन टू सेफ गार्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनमी एंड सब, 4th में एरर होना चाहिए। एंड सब प्रेजेंट में है जबकि पूरा वाक्य जो पास्ट में है। मैं मैंडेट्स पे ऐसा फंस गई कि वो उधर ध्यान ही नहीं दिया, एंडेड अप ही होगा। एक बार के लिए तो गया था मेरा ध्यान, बट पता नहीं उस मैंडेट ने ऐसा उलझा लिया मुझे। ओके, वॉज है इधर, इट वॉज दैट डिसरप्टेड एम्बेडेड, पूरा V2 चल रहा है, डिज़ाइंड तो वहाँ भी एंडेड ही होगा ना। एंडेड अप पैरालाइजिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस ऑल टुगेदर। चलो कोई नहीं। नाइट्रोसेलुलोज ठीक है, ये ठीक है, इसके सारे हमें मीनिंग पता हैं। सेबोट्योर का मीनिंग देख लेती हूँ क्या है। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस समथिंग टू वीकन एनिमी और अचीव अ पॉलिटिकल गोल, तोड़ फोड़ करने वाला सेबोटेयर। षड्यंत्रकारी, ठीक है जी। कौन सा गलत है अभी मेरा? 12th गलत, 12th गलत है मेरा। माइकोकार्डियक, अच्छा माइकोकार्डियक तो हो गया नाउन। इन्होंने बोला रिलेटिंग टू द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द हार्ट, तो माइकोकार्डियल या माइकोकार्डियल, कार्डियल। अरे यार, सही बात है भाई, सही बात है। माइकोकार्डियक तो एक नाउन हो गया ना, इन्होंने बोला रिलेटिंग। सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए था, सिर्फ मैंने इतना ही एज्यूम किया। मस्कुलर टिश्यू ऑफ द हार्ट रिलेटिंग टू द, उससे कोई अगर रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो वो उसका एडजेक्टिव फॉर्म जाएगा ना, माइकोकार्डियल। हृदय की पेशियों से संबंधित, ठीक है। ये साइमनी तो ठीक हो गया, चलो ठीक तो होना ही था ये तो। साइमनी का पहला अर्थ है धार्मिक वस्तुओं या पदों को धन के बदले बेचना, बाइंग और सेलिंग करना चर्च की चीज़ों का पैसों के बदले, ठीक है, जो कि एक अपराध है। और एल्केमिस्ट फेल हुआ फॉर्मूलाज की साइमनी को एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे साइमनी ओके साउंड से रिलेटेड है, साउंड लाइक, ध्वन्यात्मक समानता कि सिमिलर जो वर्ड्स की जो सेम साउंड है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने में फेल रहा एल्केमिस्ट, ठीक है। साइमनी मीन्स मनी के लिए, अगर आप सेक्रेड चीज़ों को बेचते हो तो। ओके ओके ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है? 15, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स आएगा ना, हाँ 3rd में रिफ्लेक्ट्स आएगा। ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट, ओके ये ठीक हो गया। 18 गलत है। नन ऑफ दैट, ये नन ऑफ विच है क्या? मैं बोल रही थी ना मुझे विच में थोड़ा डाउट है, क्योंकि विच हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और दैम हम वैसे यार दैम तो हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं ना। इधर ये कैविड्स पर्सन्स तो हैं ही नहीं एग्जैक्टली। ये देखो रेफर्स टू थिंग्स नॉट पर्सन्स। बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे तो इसका रिजल्ट देख के। कैविड्स क्या चीज़ें हैं? चेतावनियाँ, शर्तें। कैविड्स मतलब वार्निंग्स, ओके। पर्सन्स नहीं है, चीज़ें हैं, तो इसलिए विच होगा। ओके यार मैं कितनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। स्टेटमेंट ने क्या बोला हुआ है? फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी वो पूरी वॉज लेडन विद कैविड्स। किसी की स्टेटमेंट मतलब इंसानों से थोड़ी भरी हुई हो सकती है, किसी न किसी चीज़ से ही भरी हुई थी ना वो, और उसमें से किसी को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और बंदों को थोड़ी एक्सप्लेन किया जाएगा, किसी प्रिंसिपल किसी चीज़ को ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ओ माय गॉड, कोई नहीं भाई कोई नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने से फिर आगे की भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अभी जो है उसको एनालाइज करके निकल लेती हूँ। द फिलोसफर स्टैंस वॉज डायामेट्रिकली अपोज्ड है क्या? फिर अपोज्ड या फिर अपोज्ड का प्रयोग हुआ क्योंकि वाक्य में यह बताया जा रहा है कि दार्शनिक या दृष्टिकोण प्रचलित परंपराएं विचार ऑर्थोडॉक्सी से पूरी तरीके से विपरीत था।
विपरीत तो समझ लिया था हमने भी, अपोज्ड टू वो उसके अपोजिट थे पूरे। सही बात है यार, वो उसको कोई फिलोसफर है, वो अपना सब्जेक्टिविटी थोड़ी दिखा रहा है वहाँ पे कि वो उसे हेट करता है या नहीं। इनकी एक्सप्लेनेशन सही है, मैंने गलत इंटरप्रेट किया, दैट वाज माय मिस्टेक नॉट देयर मिस्टेक। इनकी कोई गलती नहीं है, इनका ये आंसर बिल्कुल सही है, आई एम सेटिस्फाइड। फिलोसफर जो था वो ऑर्थोडॉक्सिकल जो आइडियाज़ हैं उनके अगेंस्ट है, अगेंस्ट की सेंस है, अपोज्ड टू। ठीक है, वॉइस रोंग कर दिया मैंने, क्या बात है। द टीचर हैज़ गिवन द स्टूडेंट्स अ न्यू असाइनमेंट, a new assignment has been given to the students, the students have been given, ओके स्टूडेंट्स, सी होगा इसका आंसर। वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो द स्टूडेंट्स है, जस्ट मेन वर्ब के बाद, तो पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट निकलेगा वो वहाँ वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही निकलेगा। So the students have been given a new assignment. हाँ यार, ये क्या बात हुई, एक मिनट रुको। A new assignment has been given, एक नए असाइनमेंट को दिया गया है स्टूडेंट्स को, वो बात भी वैसे तो ठीक है ऐसे बोलने में तो। नहीं नहीं नहीं, नई असाइनमेंट को नहीं दिया गया, उसकी सेंस तो ये होगी कि असाइनमेंट को दिया गया है, असाइनमेंट को नहीं दिया गया कुछ भी, असाइनमेंट दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। यार पता नहीं क्या हुआ आज तो मेरे साथ। द स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन अ न्यू असाइनमेंट फॉर द वीकेंड बाय द टीचर। चलो मुझे ये तो खुशी है कि मेरा कॉम्प्रीहेंशन में कुछ गलत नहीं होता कभी भी, बस भगवान इतनी कृपा रखे मेरे पे, बाकी ये क्वेश्चन मैं संभाल लूँगी फिर भी जैसे तैसे। मेलनकली, ग्लूमी, जुबिलेंट, रेकलेस, जीलस। ठीक है, एक तो मुझे टाइम का प्रेशर ना ऐसा होता है कि चीज़ें स्किप होती हैं। जैसे मैंने ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक अटैम्प्ट किया आपके साथ, लाइव नहीं सॉरी, जो सेक्शनल टेस्ट था उसमें सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, क्योंकि वो मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये कोई गलत होने के क्वेश्चन थोड़ी हैं यार, ये कैसे गलत हो सकते हैं, ये मेरे टाइम की वजह से गलत हो रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बेलीजरेंट, लड़ाकू, पीसफुल हो गया। 25 ठीक है, 26 ठीक है, 27 गलत है। 27 क्या है? कंस्ट्रक्ट, डीकंस्ट्रक्ट। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि डीकंस्ट्रक्ट का अर्थ किसी विचार या संरचना को तोड़कर गहराई से विश्लेषण करना। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट इम्पार्टिंग नैरेटिव्स बट अ प्रोसेस टू डीकंस्ट्रक्ट, कि जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको तोड़ दो और आगे मतलब न्यू चीज़ें डिस्कवर करो, मॉडर्न चीज़ें। लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी, ठीक है, ओके। स्टेलवर्ट का अर्थ है, स्टेलवर्ट वैसे भी एक एडजेक्टिव है, निष्ठावान व्यक्ति। वही स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, सही में। स्टेलवर्ट तो एडजेक्टिव है, कैसे लगा दिया मैंने। डीकंस्ट्रक्ट। वेलरस तो बहादुर हो गया। स्काई इज़ नॉट ब्लू फॉर एवरीवन। इम्पोज, ये शोकेस ही होगा, गलत चेंज किया है ना। शोकेस का अर्थ है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, ठीक है। लेकिन वे वर्ड क्यों नहीं होगा, ये देखना ज़रूरी है। वे वर्ड का अर्थ है हठी या ज़िद्दी। ओके, वे वर्ड तो एडजेक्टिव है, नॉट अ वर्ब, वहाँ पे टू के बाद वर्ब आनी थी। वे वर्ड का अर्थ है हठी या ज़िद्दी। और कॉन्ट्यूमेशियस का अर्थ है विद्रोही, जो आपके साथ कंटेंशियस होता है ना, जिसके पास बहुत कंटेंट लड़ाई करने के लिए। कॉन्ट्यूमेशियस का अर्थ है विद्रोही। क्रिप्टिक तो रहस्यमय हो गया। शोकेस, अपने इंस्टिंक्ट पे जाना चाहिए हमेशा इंसान को। चलो ये सब तो ठीक है, होप सो आपने कुछ सीखा होगा। अभी मेरे तो क्वेश्चन गलत हो गए तो आप बोलोगे मैम आपने क्या ही सिखाया, आपने इतने क्वेश्चन तो गलत कर दिए। कोई नहीं, फिर भी कुछ सीखा हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अनस्क्रूपुलस मतलब करप्ट बंदा, ठीक है। वाइबल मतलब प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल हो गया एंटोनिम। इंडिजेंट देखो एक बार, एंग्रियस गुस्सा। इंडिजेंट, INDIGENT गरीब को बोलते हैं, और INDIGENT हाँ ये गुस्सैल बंदे को बोलेंगे।
मेन चैलेंज सब्जेक्टिव, चलो ठीक है। ओके, ये कंधार ही था, दिल्ली तो कहीं नहीं था। एक बार मैं देखती हूँ मेरे कौन कौन से क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम होता चाहे नहीं होता, ये मेरा गलत होने के प्रबल चांसेस थे, क्योंकि मुझे परस्पिकेशियस का मीनिंग याद नहीं था। ठीक है, ये नहीं होता। अगर मैं और एक बार अच्छे से रीड करती, थोड़ा सा ध्यान दे के, ये गलत नहीं होता। 10 मेरा गलत है। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेजेस प्रॉपर्टी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज के लिए, वो सेबोटर होता है। और वेंडल होता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है फॉर फन के लिए और आउट ऑफ रेज। ये तो मैंने एनालाइज करने में भी दिक्कत कर दी इसमें। ठीक है, जो अपने फ़न के लिए प्रॉपर्टी को तोड़ता है वो वेंडल है, और जो तोड़ता है प्रॉपर्टी को मिलिट्री एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, वो सेबोटर है। ओके, क्लियरली पता चल रहा है कि वोकैब की दिक्कत है, क्लियरली मुझे तो। और ये जो क्वेश्चन है, ये 12th, ये 18 तो बस पूछो मत, कितना बेतुका गलत हुआ है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने थे, हो गए, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, अगली बार से थोड़ा और ध्यान से करूँगी मैं, स्टार्टिंग से ही थोड़ा एक्सप्लेन कम करूँगी और जस्ट उसका जो अप्रोच है उसके ऊपर फोकस रखूँगी। तो ठीक है, आपने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट किया हो तो अपना मार्क्स जरूर शेयर करना एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग आवर टेस्ट कि हम एक और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं हम इनको, तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट सेक्शन में।